नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम जो अपनी कक्षा 9 है उसकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हम चैप्टर 1 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 है और इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस किताब की। और फ्रांसीसी क्रांति को हम आज शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपको कुछ चीजें समझ में और अधिक तरीके से आए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझ में आएगा। अब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं और साथ साथ एनसीईआरटी के और भी जो लोग हमारे वीडियोस देखते होंगे उनको पता है कि हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से लेके आते हैं और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, क्वेश्चन आंसर्स भी। अब क्रांति क्या होती है? इसमें 2 शब्द है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति तो एक है फ्रांस और एक है क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात है कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई। जैसे भारतीय क्रांति, ठीक है, भारत के अंदर भी क्रांति हुई ना। भारत पहले गुलाम था, उसके बाद भारत आजाद हुआ। अब हम फ्रांस के एक तरीके से आजादी की बात करेंगे। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। मतलब उस पेरिस कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है ना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि यह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जनसभा का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया? एक जनसभा नहीं, एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ये देखिए कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1789 में हुई। मतलब आप समझ सकते 1789 कब की बात है? आज से 250 साल पहले की बात हो रही है ये, ठीक है। जिस हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो आपको 1857 की क्रांति के बारे में पता होगा तो 1857 से कितने पहले की बात है आपको माइनस करके बताना है कि भैया इसमें से आप जब इसको माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने वर्ष पहले हमारी क्रांति 1857 की क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई थी। और वहां पे क्या हुआ अब हम पढ़ रहे हैं। औरतें टाउन हॉल में घुस गए और उन्होंने क्या किया? जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए। अंततः आखिरी में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तील किले के जेल को तोड़ डाला जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यह फ्रांस की जनता कर रही है और राजा से नाराज थी इसलिए कर रही है। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी भी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट ही निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया। किला ही गिरा दिया, बास्तिल का किला ही गिरा दिया। कब की बात है? 14 जुलाई 1789 की बात है। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे कि हाँ भाई, अब जैसे वो तोड़ दिया किला तो भैया कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में वो उन्होंने क्या किया कि भाई बेच दिया, बाजार में बेच दिया कि इसको हम अपने घर में रखेंगे कि हाँ भैया हमने ये किला तोड़ा था। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और भी संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे
एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, यह है बास्तिल का किला और ध्वंस हो गया। इस घटना की याद में कई चित्र बनाए गए। यही है भैया वो बास्तिल का किला। देखो कैसे ध्वंस किया होगा। जो जेल के अंदर ही तोप गोले थे उन्हीं को निकाला बास्तिल के अंदर से और बास्तिल को ही तबाह कर दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब भाई उत्तरार्ध, आपको पता है उत्तरार्ध क्या होता है? उत्तरार्ध होता है जो कोई भी, अगर समझ लीजिए, देखिए 18वीं सदी क्या हुई। 18वीं सदी शुरुआत हुई 1701 से लेके 1800 तक। ये क्या हुई? ये 18वीं सदी। 18वीं सदी में उत्तरार्ध, देखो जो इसके बीच का हिस्सा होगा, मतलब 1750 से पहले जो होगा वो पूर्वार्ध होगा, मतलब शुरुआती समय, और जो बाद का समय होगा वह उत्तरार्ध का समय होगा। उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। तो 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर क्या हुआ? आसीन हो गया। लुई 16वां, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। भाई 20 साल की थी, उम्र भी 20 साल की ही थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्य आरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब भाई देखो, जब उसको राजा बनाया गया लुई 16वें को फ्रांस का, कब? 1774 में। और आप देख सकते हो कि 1774 में राजा बनाया और 1789 में ही, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, आप देखोगे कि 15 साल बाद ही वहां पे क्रांति हो गई। ऐसे 15 साल में लुई 16वें ने भैया क्या किया जिसकी वजह से फ्रांस की जो जनता थी वो भड़क गई और उसने अपने राजा के साथ में विद्रोह कर दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि लुई 16वें ने क्या क्या किया जिसके कारणवश 15 ही सालों में वहां पे तहलका मच गया। देखो, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। लुई 16वें के आने से पहले जो फ्रांस के अंदर जो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, उसमें जो उसके पैसे के जो संसाधन थे, सब थे, एसेट्स था, वो सब खत्म हो गया था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो वर्साया है उसकी, वहां पे जो महल था उसका भी भैया, महल होते हैं आपको पता है, शानो शौकत होती है उनकी। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। क्या हुआ था भैया कि लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, मतलब ब्रिटेन फ्रांस का भी और किसका? अमेरिका का भी शत्रु। तो साझा शत्रु मतलब म्यूचुअल एनिमी, ब्रिटेन से आजाद कराने में अमेरिका की सहायता की थी। उपनिवेश आपको पता है कि गुलामी होती है। तो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। उपनिवेश जो था, मतलब उपनिवेश का अर्थ होता है ऐसी कॉलोनियां, ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार हो, कब्जा कर रखा हो। तो अमेरिका के 13 जगहों पर वहां पे उन्होंने 13 उपनिवेश बनाए थे। अपना अधिकार एक वहां पे अपना अधिकार जमा दिया था दूसरे के देश पे। 13 ऐसी कॉलोनियां थी वहां पे। इसलिए उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनीज कहते हैं, ठीक है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। भाई कितना कर्ज हो गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। अब भाई क्या था, हर जगह कर करने लग गई, मतलब टैक्स लेने लग गई। बड़े बड़े राज दरबार, सरकारी विश्वविद्यालय चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार
करों में वृद्धि बढ़ाने लग गई, लेकिन उससे भी जो उनके खर्चे थे वे पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनको अपना कर्जा भी निपटाना था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल 3 स्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। मतलब तीसरे जो स्टेट था, देखिए आपके सामने मैं लेके आता हूँ, ये है भैया उसका एक चित्र। अब प्रथम स्टेट क्या हो गया? प्रथम स्टेट मतलब फर्स्ट क्लास में कौन थे भैया? पादरी वगैरह थे, ठीक है, जो पॉप वगैरह हुआ करते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे, बड़े अमीर, बहुत अमीर, और ऐसे वर्ग जो मतलब जमींदार टाइप के, जिनके बहुत जमीनें हुआ करती थी, कुलीन वर्ग थे, वो राजा महाराजा के एक तरीके से खानदान के लोग थे। और उसके बाद तीसरा स्टेट आता है जिसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, ठीक है, किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर भी थे। और कर कौन चुकाता था? सिर्फ ये तीसरे स्टेट के लोग ही चुकाते थे कर को, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। मतलब वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। भाई सामंती क्या होते हैं? जो सामंत हो ना, जो कर लेते हैं बड़ी बड़ी जमीनों पे। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले से ही फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ये राजतंत्र था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 90% किसान थे, लेकिन जमीन के जो मालिक थे वो किसान नहीं थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीर अधिकारी जो थे उनका अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेषाधिकार जन्माजन्म प्राप्त थे। मतलब जन्म से इनको कुछ स्पेशल राइट दे दिए गए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वालों करों से छूट। अब देखो भाई, जो सबसे अमीर है वो ही टैक्स नहीं पे करेगा तो टैक्स कहाँ से पे होगा? आप देखो कि जो बहुत अमीर है उसके पास पैसा भी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टैक्स दे सकता है। लेकिन इस प्रकार की जो वहां पे व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर, जो पुराने जमाने से चली आ रही थी प्राचीन राजतंत्र के द्वारा, उसमें अमीर, पादरी, कुलीन वर्ग को कर देना ही नहीं था। तो अब कर कौन देगा? गरीब देगा। गरीब जो ज्यादा संख्या में है, मजदूर, भूमिहीन किसान, है ना, नौकर, तो उनके अंदर आक्रोश तो होगा ही होगा। अब उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, उल्टा जो कमा रहे थोड़ा बहुत वो टैक्स पे कर रहे जा रहे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ये कौन थे? तीसरे वर्ग के लोग थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था, और तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब देखो भाई, आगे चलते हैं, थोड़ा लिवरे के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिवरे स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत के अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी, जिसे बड़े विभिन्न प्रकार में अभी आपने देखा कि कैटेगरीज में बांट रखा था। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। आप आज भी आप पादरी देखते होंगे। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स था, कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। बाप रे, 10%, बहुत ज्यादा। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, ठीक है, टाइद और टाइल।
भाई यहाँ पे एक चित्र है और आप चित्र में देखोगे कि एक किसान है जिसकी हालत आप देख सकते हो कि बड़ा गरीब सा है, ये रहा, ठीक है। और उसके सामने कुलीन बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा हुआ है? कुलीन वर्ग का व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका मालिक आप मान सकते हैं, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, कुलीनों के घर में ही, बड़े बड़े लोगों के घरों में ही कौन होते थे? नौकर चाकर होते थे। तो जो ये व्यक्ति है, ये फल, कुछ खाने पीने का सामान, अनाज, ये सब किसको देने आया है? इसको देने आया है। और देखो यहाँ पे इसको डराने के लिए कुत्ता भी रखा हुआ है, ठीक है। अभी एक पुराना चित्र है। अब इस चित्र के देखो, चित्र में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखी है, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर एक नजर उसकी ओर देखता तक नहीं है। किसकी ओर? अपने नौकर की तरफ या अपने जो भूमिहीन, जो भी व्यक्ति जो उसके काम करता है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। बताए कि चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया, आप बताओगे। मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है, ठीक है। आप देखोगे कोई नाम नहीं है इसमें, लेकिन ये बड़ा ही आप ये सारी चीजें दिखा रहा है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास थी, जो सन 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज बढ़ी। अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। भाई जब लोग ज्यादा होंगे, खाना पीना कम होगा, तो सरल सी बात है कि डिमांड ज्यादा है और हमारे पास माल कम है, तो माल महंगा होता जाएगा। तो आटा, ये सब जो था जिससे पाव रोटी बनती थी, वो महंगी हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब भाई अब आपको देखा कि 1715 में 2.3 थे और उसके बाद में आप देखोगे कि 1789 में 2.8 करोड़ लोग हो गए। लोग बढ़ते जा रहे हैं, जमीन तो उतनी ही है, खाने पीने की चीजें और चाहिए उनको, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और मजदूरी, मतलब जो काम करते थे जहाँ पे भी कामगार कारखानों वगैरह में, वहां पे पैसे उनको मिलते नहीं थे, बढ़ते नहीं थे। फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई, मतलब अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती तब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी के संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। देखिए यहाँ पे जीविका के संकट उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। रोजी रोटी जो है वह मिल नहीं रही है, मजदूरी है नहीं, तो अब आपके सामने यहाँ पे चीजें सामने हो रही है। अब देखिए जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। इससे पहले थोड़ा सा है कि जीविका संकट कुछ नए शब्द है तो आपको पता होने चाहिए। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाज जिसका नाम मालूम, अनाम मतलब जिसका नाम मालूम नहीं, ठीक है, उसको अनाम कहते हैं ना। अनाम नाम नहीं पता, और जीविका संकट आपको पता लग गया। तो अब जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए भैया। रोटी ही नहीं होगी तो जीविका संकट खतरे में पड़ गया ना। अब आप देखो जीविका संकट आ गया। अब यहाँ पे जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पे वो है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ शब्द है, इसको ना हमको ऊपर वाले इन शब्दों को हमको कहाँ भरना है? इसमें भरना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो होगी वो खाद्य फसल जो होगी ना, खाद्य फसल खराब हो गई। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खराब फसल हो गई, ठीक है। अब खराब फसल के कारण क्या होगा? खराब फसल के कारण क्या होगा ये आपको बताना है। खराब फसल के कारण क्या होगा? अन्न का अभाव होगा। क्या होगा? अन्न का अभाव होगा, ठीक है। अन्न का क्या होगा? अभाव होगा। अन्न का अभाव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अन्न का अभाव होगा तो
खाद्य पदार्थों की जो कीमत होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, जो प्राइस होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अरे भैया, जब खराब फसल हो जाएगी तो अन्न का अभाव होगा, जो कीमतें होंगी बढ़ जाएंगी क्योंकि अन्न है नहीं, और गरीब आदमी पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि कमजोर शरीर होगा। यहाँ पे क्या होगा, वीक हो जाएगा शरीर। ठीक है, वीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि खाद्य दंगे हो जाएंगे। भैया, जब खाने को पैसे नहीं होंगे और खाना नहीं होगा तो लोग महामारी हो जाएगी। लोग एक दूसरे में अब जो फसल के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, खाद्य दंगे हो जाएंगे, शरीर कमजोर होएगा, लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे, महामारी होगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, डेथ हो जाएगी। और डेथ क्या होगा, डेथ रेट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जीविका संकट का चक्र है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये जीविका संकट का चक्र है कि कैसे कैसे चीजें होने लगेगी जब फसल खराब होने लगेगी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। मतलब किसान और कामगार पहले भी विद्रोह कर चुके थे मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के लिए, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई योजना नहीं थी। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। आज भी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, मिडिल क्लास है। ठीक है, भारत में भी आप देखोगे मध्य वर्ग है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास कैसा होता है, जो जिनके पास ये बहुत सब कुछ नहीं होता कि बड़े बड़े बंगले गाड़ी है, और ऐसा भी नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। उनके पास अपने रहने लायक घर होता है, खाने पीने के सारे संसाधन होता है, अपनी जीविका के साधन जुटाने के लिए नौकरियां होती हैं, और वह पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। व्यापार करने से, रेशमी वस्त्रों के और ऊन के व्यापार से उन्होंने क्या किया था, संपत्ति अर्जित की थी, और वह गरीबों से उठ के मध्य वर्ग में पहुंच गए थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ठीक है, तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशावर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब भाई पैदा होते ही कौन से इनको स्पेशल राइट दे दिए, वो नहीं होना चाहिए उनके पास। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में, ये जो किताब है लॉक के, राजा के देवीय निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। लॉक ने क्या किया था कि भाई राजा के पास देवी का मतलब भगवान का निरंकुश अधिकार है, कि भाई कोई ऐसा अधिकार है कि वो उस पर कोई आप अंकुश नहीं लगा सकते, कोई नियम नहीं लगा सकते, उसको काबू में नहीं कर सकते। इसका खंडन किसने किया था? लॉक ने किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। देखिए, जो हमारे देश में है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये कब की बात है? ये आप देखोगे कि जो ये है, ये मॉन्टेस्क्यू ने कब के समय दे दिया था? 18वीं सदी के अंदर ही कहाँ दे दिया था? फ्रांस के अंदर दे दिया था। ठीक है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक
चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत थी। दार्शनिक के इन विचारों पर कॉफी हाउस पर सेलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। ये कब की बात है? ये तब की बात बताई जा रही है जब लुई सोल्वे के मतलब ये शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था 18वीं सदी के अंदर, और धीमे धीमे करके जब मध्य वर्ग बनने लग गया था और वह बात करते थे कि वे विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, ये क्या होता है राजा का निरंकुशता जो है, इसको बता दिया कि भैया जन्म से ही है उसको ये देवी अधिकार मिल गया है, इसके बारे में सब बताया। मोंटेस्क्यू ने बोला कि भैया कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में बराबर शक्तियों में विभाजित हो। दार्शनिक कॉफी हाउसों में गोष्ठियां करते थे, बहस करते थे। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, मतलब जिसको पढ़ना नहीं आता उसको भी समझाने के लिए जोर जोर से पढ़ते थे। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर हुई से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा फिर से बढ़ा कूटा। तो ये स्रोत क्या है? प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है ये, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू मतलब फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृतांत लिखा। इस वृतांत में उसकी एक टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलाम, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो स्थिति उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों को सेवाएं ली होती है और उनसे बेहतर बर्ताव करता है। जो अपने पीड़ितों की करा सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। अर्थात भैया जो लोग दूसरे को जिंदगी भर तंग करते हैं, परेशान करते हैं अपने सेवकों को, अगर दंगों में उनकी बेटी या बच्चों का अगर कोई अपहरण कर लेता है या उनको काट देता है तो उनको रोना नहीं चाहिए। इस प्रकार से मतलब वहां के जो लेखक थे वो इतने वहां के लोग जो थे उन्होंने उस स्थिति को देखा है 1787-1789 के मध्य में, कि वो बता सकते हैं कि जब कुलीन वर्ग के व्यक्तियों में बिल्कुल भी उनके अंदर दिल था ही नहीं, तो वो बाद में कैसे रो रहे हैं जब उनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये जो है ये स्रोत है जो हमें बताते हैं कि जैसे कि कहाँ पे किस प्रकार से जॉर्ज दांतन की पढ़ाई के बारे में है एक लेख, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज के बारे में इन्होंने वहां की स्थितियां बताई है। क्रियाकलाप, यह यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है, यह आपको बताना है। क्रांति की शुरुआत, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अब हम एक एक भाग के रूप में इसको करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का जो 18वीं सदी में उत्तरार्ध था उसमें क्या स्थितियां थी हमने पढ़ी, अब हम क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे लगता है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसका उत्तर आपको बताऊंगा और पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कंप्लीट करें, आपके प्रश्नों के उत्तरों को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।